हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे पेपर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो कि 28 सितंबर 2021 को हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी में है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा टीटीएल के उपवर्गों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो टीटीएल आप सभी लोग जानते हैं, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है। और ये जो लॉजिक फैमिली होती है ये बनी हुई होती है हमारी बीजेटी से। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से। अब इसमें से ये पूछा कि टीटीएल के उपवर्गों में से कौन सा संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से जो कैटेगरीज आती हैं आपकी मार्केट के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए 74L के नाम से आती हैं, 74H, LS, ALS, F। ठीक है, ए नाम की नहीं होती। तो देखिए L मतलब होता है लो पावर, H मतलब हाई स्पीड, LS मतलब लो पावर शॉर्ट की टीटीएल, ALS एडवांस लो पावर शॉर्ट की, F मतलब फास्ट। तो इतनी सारी कैटेगरीज है आपकी जो मार्केट के अंदर ऑब्टेंड होती हैं अगर टीटीएल आप लेने जाते हैं और जहां पर वो यूज होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। 74L, ALS, 54। ठीक है, तो ये अकेले नाम से भी आता है, इस 74A सीरीज नाम का नहीं आता है। ठीक है, तो ये संबंधित नहीं है, तो आंसर नंबर क्या होगा आपका डी। अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखिए नीचे दर्शाई गई प्रणाली का अंतरण फलन क्या होगा। आई थिंक अंतरण फलन मतलब होता है ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, या फिर आउटपुट अपॉन इनपुट आपसे पूछा गया है। तो देखिए आउटपुट अपॉन इनपुट आप जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, 1/CS। ठीक है, अपॉन इनपुट क्या है आपका, इनपुट साइड से आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, R प्लस LS प्लस 1/CS इन द फॉर्म ऑफ लाप्लास हमें लिखना होता है। ठीक है, तो 1/CS RCS प्लस, अब जब नीचे वो है तो CS क्या ले लेंगे आप, पूरा LCM ले लेंगे तो LCS स्क्वायर प्लस 1CS। CS से CS कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर 1, 1/LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में शायद आपसे ब्रेक पॉइंट पूछा है। ठीक है, विच्छेद बिंदु शायद ब्रेक पॉइंट होता है और आपका वही ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है। तो देखिए ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए आपको 1 प्लस जी एच एच एस करना पड़ता है। ठीक है, 1 प्लस जी एच एस और जी एच एस एस आपको गिवन है। उसके साथ ही साथ आप एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस की इक्वेशन हो जाएगी कि आपका ये आ जाएगा, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एस इक्वल टू जीरो और -1 के बीच में लाई करेगा आपका जीरो। ठीक है, तो वही आपका ब्रेक अवे पॉइंट होगा। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, ये बात कर रहा है आपके पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल के बारे में। ठीक है, तो देखिए पावर सिग्नल जो होता है आपका, मैं बता दूं, पावर सिग्नल हैव इनफाइनाइट एनर्जी एंड एनर्जी सिग्नल हैव जीरो एवरेज पावर। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे के मैप निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, आप के मैप आप देख सकते हैं, ए बी सी डी हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए बी और सी डी, 0 0 0 1 1 1 और 1 0 हम ले लेते हैं, जैसे 0 0 0 1 1 1 1 0। पैटर्न को फॉलो करते हैं, 4 का क्वाड बनना है और 2 2 के क्या बनना है हमारे। ठीक है, क्वाड क्वाड बनना है। ठीक है, क्वाड के साथ साथ हमने दो के पेयर बना दिए। ठीक है, तो हम इस पेयर को अब सॉल्व करेंगे, तो ए बार बी बार ए बार बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए बार चेंज नहीं हो रहा, बी बार चेंज हो रहा है, तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, उसी साथ उसी प्रकार आप देख सकते हैं इसमें ए बार और सी बार बनेगा, क्योंकि डी बार और बी बार आपके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फिर ए बी सी इस वाले से और ए बार डी बार सी इस वाले आपके पेयर से बन जाएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विकल्प जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है इसको जो फॉलो कर रहा है फॉर्मूले को। ठीक है, तो देखिए शाफ्ट टॉर्क होता है, शाफ्ट टॉर्क का फॉर्मूला होता है 9.55 EBIA अपॉन एन। जो EBIA है वो आपका आउटपुट है, आरपीएम के केस में ए आता है और आरपीएस के केस में 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका टॉर्क निकल के आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कुछ स्थानांतरण अवमंदक के बारे में बात कर रहा है। सो आंसर इज आल्सो अवमंदक इज देयर।
भारत में प्रथम ऊष्मीय विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट जो होता है कहाँ पर स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो हैदराबाद, और उसका नाम था हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट। निम्नलिखित में से एसी सर्वो मोटर्स का अवगुण नहीं है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है। सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सर्वो मोटर आप देख सकते हैं, जैसे कि हाई स्पीड ऑपरेशन इज पॉसिबल। ठीक है, इफ अ हैवी लोड प्लेसेस ऑन द मोटर द ड्राइवर विल इंक्रीज द करंट टू द मोटर कॉइल as it attempts to rotate the motor. Basically there is no cut out of step condition. डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशंस आप जानते हैं, इट इज इन एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग रैपिड वेरिएशन इन स्पीड विदाउट द मोटर गेटिंग ओवरहीटेड। सो आपने देखा कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन एसी सर्वो मोटर एप्लीकेशंस। आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये एसी सर्वो मोटर्स के सारे एडवांटेजेस हैं, एफिशिएंसी, लॉन्गेविटी, क्वाइटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सेटिलिटी एंड कांस्टेंट स्पीड। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन we have to convert this hexadecimal number into octal number. So first we have to convert this hexadecimal number into decimal number. Okay, after that you have to convert that thing into octal. Okay, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, डेसिमल निकालना है, फिर डेसिमल से ऑक्टल कर लेना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 57.61। देखिए, किस प्रकार के डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का एक भाग आर्मेचर कॉइल के पैरेलल क्रम में होता है जबकि दूसरा भाग सीरीज में होता है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कंपाउंड बाउंड मोटर जो होती है आपकी, उसमें दोनों सीरीज फील्ड और फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल पैरेलल और सीरीज के क्रम में होती है। फॉर दिस क्वेश्चन देखिए, आप देखें, 4 पोल आपको टर्मो जनरेटर गवर्न है। ठीक है, जिसमें आपको MVA 14 kV 60 हर्ट्ज वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड है। इसका आपको इनर्शिया दिया है। ठीक है, 12 मेगाजूल पर MVA। 60 मेगावाट लोड को अगर अचानक से 80 मेगावाट तक बढ़ा दिया जाता है तो इसका आपका एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, देखिए एक्सीलरेटेड पावर की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है md² डेल्टा अपॉन dt², और d² डेल्टा अपॉन dt² ही आपका क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपसे पूछा गया है क्या, अल्फा यानी कि एक्सीलरेशन। अब PA इक्वल टू आप जानते हैं PM माइनस PE होता है। ठीक, तो 80 माइनस 60 20 मेगावाट आ जाएगा। ठीक है, PI माइनस PE भी लिख सकते हैं इसको, जो आपकी इंक्रीजिंग वैल्यू है और जो आपको लोड की वैल्यू गिवन थी। अब देखिए M की वैल्यू निकालना होगा तो GH अपॉन पाई एफ यानी कि GH अपॉन 180 F। अब हमें सारी वैल्यूज पुट कर देना है, जैसे G की वैल्यू गिवन है, H गिवन है 180 इंटू F 60 हर्ट्ज है, तो M की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.167 मेगा जूल। ठीक है, अब डायरेक्ट दोबारा से वैल्यूज पुट कर दीजिए, PA इक्वल टू M इंटू अल्फा। अल्फा आपको फाइंड करना है, आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 119 पॉइंट समथिंग विच इज इक्वल टू 120। This is some kind of iron technique. Okay, roper means something, you can read iron roper। इंग्लिश में अगर जब पेपर आएगा तो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे अलग से लेके। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस R के साथ R के तार को EMF स्रोत से जोड़ा जाता है। आपको चार्ज गिवन है और आपसे पूछा गया है वायर में, ठीक है, हीट कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए I आप जानते हैं dq अपॉन dt होता है और Q आपको गिवन है, ये रही आपकी Q की वैल्यू। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 2vt। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू T के लिए करंट आपका होगा, ठीक है, करंट क्या होगा, T की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम के लिए a अपॉन 2v, a माइनस 2vt से आप निकाल लेंगे। अब आप जानते हैं H इक्वल टू I²RT होता है, और अगर इसको इंटीग्रेट लेके चलेंगे तो 0 से a अपॉन 2b आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू रहेगी। ठीक है, ठीक है, लाई करेगी 0 से a/2b तक a माइनस 2bt का होल स्क्वायर r dt। अब इसको आप ओपन कर लेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ऐसी बन जाएगी। फिर दोबारा से पूरी जब इक्वेशन को खोलेंगे तो आपकी कुछ इक्वेशन इस प्रकार दिखाई देगी। इसमें a अपॉन 2b की वैल्यू पुट कर देना है, जैसे कि t की वैल्यू की जगह क्या रखना है, a माइनस 2b माइनस 0।
ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा a³ आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कॉमन ड्रेन जे फैट कॉन्फ़िगरेशन दिया है आपको और R0 1/GM है, GM मतलब ट्रांस कंडक्टेंस। तो देखिए वोल्टेज गेन क्या होगा, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले कॉमन ड्रेन एफईटी एम्पलीफायर कुछ इस प्रकार सा होता है, ठीक है। और फाइनली जब ड्रेन करंट की वैल्यू सारी पुट कर देते हैं तो जो फाइनल आउटपुट जो निकल के आता है वोल्टेज गेन वो आपका GM BGRS अपॉन BGS प्लस GM BGRS निकल के आता है, ठीक है। इसमें BGS कैंसिल आउट हो जाता है बाहर जाके, तो GM RS अपॉन 1 प्लस, ठीक है, GM RS कुछ इस प्रकार की वैल्यू आपकी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा 3 फेज में जोड़ने का संभावित तरीका नहीं है, कौन सा एक्चुअल तरीका आपका नहीं है। तो आप जानते हैं स्टार है, डेल्टा है, जिगजैग है, इस षटकोणीय आपका हेक्सागोनल नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको 8 mm का एयर आपको दिया हुआ है, ठीक है, एयर अंतराल 0.88 और आपसे पूछा गया है MMF की वैल्यू। MMF आप जानते हैं अच्छे से, V = μ0 × H, ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे। μ0 μr और H होता है हमारा इंटेंसिटी NI/L और NI आप जानते हैं NI होता है हमारा MMF, ठीक है। तो सारी वैल्यूज गिवन है। देखिए B की वैल्यू गिवन है 0.88 टेस्ला और μ0 4 × 10⁻⁷, 1 होता है एयर का, NI आपने लिख लिया और लेंथ आपको दिया है, ठीक है, mm। अब MMF = NI, इस पूरे चीज को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5600 MP। सो देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है कि एक सिलिकॉन लौह वलय का माध्य व्यास आपको डायमीटर गिवन है, ठीक है, आप उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये डायमीटर आपका रेडियस हो जाएगा। एरिया आपको गिवन है, ठीक है, और देखिए 600 टन आपको गिवन है। साथ ही साथ करंट आपको गिवन है 0.8 एम्पियर। अब वो बोल रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू 4000 है। अब देखिए बोल रहा है कि करंट को अगर 60 मिली सेकेंड में जीरो कर दिया जाए तो लगभग EMF क्या होगा। आप अच्छे से जानते हैं E = -LdI/dt होता है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा L, ठीक है। L का फॉर्मूला होता है n² μA/L, म्यू होता है आपका μ0 μr, ठीक है। तो n² देख सकते हैं आप 600 का स्क्वायर, ये आपको गिवन था। साथ ही साथ म्यू हो गया, μ0 हो गया 4 × 10⁻⁷, μr हो गया आपका 4000 और आपका एरिया है 500 मिलीमीटर स्क्वायर। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 500 में। और लेंथ देखिए सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है आपके किसी भी सर्कुलर फील्ड में, ठीक है। तो 2πr सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो रेडियस आपकी है 50 mm, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 2.88 के लगभग आ जाएगा। अब E = -LdI/dt को अप्लाई कर देना तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -38 वोल्ट के लगभग। सो एक क्वेश्चन आपका देखिए इधर दिया है, एक जनरेटर दिया है, इसमें 40 MVA 14.6 kV 50 हर्ट्ज पर निर्धारित किया जाता है। जनरेटर की आधार प्रतिबाधा, ठीक है, मतलब आपको बेस इंपीडेंस की वैल्यू पूछी है। आधार मतलब बेस और प्रतिबाधा इंपीडेंस। सो क्वेश्चन पेपर हिंदी में है तो बहुत डिफिकल्टीज हैं। सो मैनी क्वेश्चन मैंने स्किप भी किए हैं, अगर वो इंग्लिश में आ जाएंगे तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो देखिए बेस इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है kV²/MVA। kV आपका 14.6 है और MVA आपका 40 है, तो आपका आंसर आएगा 5.33। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछा है। मैं कई क्वेश्चन को देख रहा हूँ हिंदी में जो है थोड़े से डिफिकल्टीज हैं, तो मैं ढूंढ लेता हूँ उनको। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर आप अच्छे जानते हैं, प्रणाली की अधिकतम मांग अपॉन निर्धारित प्रणाली क्षमता। इसका मतलब द टाइम दैट अ इक्विपमेंट इज इन यूज अपॉन द टोटल टाइम दैट इट कुड बी इन यूज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपके यूटिलाइजेशन फैक्टर कि कितना आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम अपॉन रेटेड कैपेसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक यूपीएस प्रणाली दी है, ठीक है, एक मैकेनिज्म होगा कोई और ब्लॉक डायग्राम से उसे रिप्रेजेंट किया है और आपसे पूछा गया है कि जो ब्लॉक ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। थिंक कुछ ऐसा ही पूछा है, खंड ब्लॉक ए को निरूपित करता है। तो देखिए ए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है PWM इन्वर्टर को, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम है,
पूरा क्लोज लूप सिस्टम है, आउटर वोल्टेज लूप है, एरर निकल के आ रहा है, कुछ ब्लॉक्स हैं आपके, ए है, इधर माइनर लूप है, इधर भी एक सिस्टम बन रहा है, ठीक है, जिसका आउटपुट हमें इस ब्लॉक पे मिल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सवेल की इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैक्सवेल की इक्वेशन देखिए इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म में होती है, सारी आपकी डिफरेंशियल फॉर्म में आपको प्रोवाइडेड है। तो देखिए डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है, इसमें माइनस आना चाहिए था, ठीक है, तो आपका ये आंसर सही हो रहा था। लेकिन यहाँ पे डेल क्रॉस एस जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी ये सही है, डेल डॉट बी बार जीरो, डेल डॉट डी बार इक्वल टू रो, तो ए सी और डी ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी इसमें अगर माइनस होता तो ए बी क्या आपका आंसर ऑप्शन सही हो रहा था। देखिए कंप्यूटर के अंदर आपका ब्रेन कौन सा होता है, तो वो आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है, सीपीयू। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि ईएमएफ आपूर्ति वोल्टेज के बराबर होता है तो मोटर द्वारा विकसित सकल यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है। तो देखिए आप मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम पावर पे कंडीशन जानते हैं, बैक ईएमएफ क्या होता है हाफ, तो ईवी अपॉन 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका है कि सर्वो मैकेनिज्म का उदाहरण नहीं है। तो देखिए एक मोटर वाहन, एक ऑटोमोबाइल में पावर स्टीयरिंग सर्वो मैकेनिज्म में होता है, मिसाइल लॉन्चर, जल पोतो यानी कि मैं घुमाव स्थिरीकरण, स्थितिकरण, ये सारे ऑप्शन आपके किसके हैं, सर्वो मैकेनिज्म के, ठीक है। एप्लीकेशंस जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे एसी और डीसी सर्वो मैकेनिज्म में, और स्पीड गवर्नर आपका ये एग्जांपल नहीं है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्रिटिकल करंट और सर्ज इम्पीडेंस गिवन दिया हुआ है, जेड नॉट और आईसी। आपसे पूछा गया है बेसिक इम्पल्स इंसुलेशन लेवल, ठीक है। तो देखिए इंसुलेशन लेवल इसलिए डिजाइन किया जाता है क्योंकि सर्ज वोल्टेज को विथस्टैंड कर सके, ठीक है, रादर देन ओनली नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज से। तो इसलिए इसका डेरिवेशन होता है वो निकल के आता है। आंसर इसका शायद आईसी जेड नॉट अपॉन 4 होना चाहिए था, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको आइडियल ट्रांसफार्मर लिखा है। देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए सत्य कौन सी नहीं है, ठीक है। तो छोटी मात्रा में ताम्र हानियां होती है, यानी कि कॉपर लॉसेस होते हैं, ये आपका आइडियल ट्रांसफार्मर कंडीशन में इंक्लूड नहीं होता। देखिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हिंदी के कारण कुछ प्रॉब्लम है इधर। और देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको देख सकते हैं इनको सॉल्यूशन में के तरीके से। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपसे आर्क फर्नेस का पावर फैक्टर किसके बीच में लाई करता है वो पूछा है। तो 0.7 से 0.85 के बीच में आपका पावर फैक्टर लाई करता है इन द आर्क फर्नेस। सो देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हिंदी में थे, तो अगर इसका इंग्लिश पेपर आता है तो हम इसको अच्छे से देखेंगे दोबारा, लेकिन अभी हम इधर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि अगर आपको जैसे कुछ क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन उठाना है तो वहाँ कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में चिट चैट करके आपस में डिस्कस करके कर लेते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों पे आप रेज करेंगे ऑब्जेक्शन, अगर आपको गलत लगते हैं तो वहाँ पर आप जाके ऑब्जेक्ट कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं ले रहे हैं DFCCIL वाले, तो आप जाके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो आपका भी कोई नुकसान नहीं है, दोनों में कोई आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन डिस्कस जरूर करेंगे।